हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चौथे भाग में अभी तक आपने सुना अभी तक कि मौसी जो है पंचायत के लिए सब जगह जा रही थी, इधर से उधर सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि मेरी पंचायत करा दो। और क्योंकि जुम्मन जुम्मन मौसी की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी और जायदाद अपने नाम करवाते समय लंबे लंबे वादे किए थे कि मैं आजीवन कपड़ा और रहने के लिए घर दूंगा। लेकिन जायदाद लिखाने के बाद जुम्मन पलट गया। उसे वह मौसी पर तरह तरह का अत्याचार करने लगा। उसकी पत्नी जो थी वो भी अत्याचार करती थी। भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। इसके लिए मौसी पंचायत के लिए इधर उधर सब जगह जाने लगी और सभी लोगों को इकट्ठा की और इकट्ठा करके उसके बाद पंचायत बैठी। तो अब आगे पंचायत में क्या होता है और तब चलिए सुनिए। पंचायत में जुम्मन से बोली मौसी कि अभी से इसका बोले मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, बेबस विधवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसका अपना दुख सुनाऊँ। तुम लोग जो राह निकाल दोगे उसी राह पर चलूँ। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझे थप्पड़ मारो। अगर जुम्मन में भी कोई बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्योंकि एक बेसहारा की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपना गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बोलते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंचायत कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखे जिनसे किसी न किसी का कारण उसकी दुश्मनी थी। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के इरादे को समझ गई, बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। तो चलिए अब मैं आगे सुनाती हूँ। कैसी बात कहती हो, और तुम्हारी किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। जुम्मन शेख तो आनंद से फूले नहीं समाये, परंतु वे अपने भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र हैं वैसे अलगू है। अलगू इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। वे कब कन्नी काटने लगे। बोले, मौसी तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए तुम क्या अपना ईमान बेच दोगे? कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है, पंच के दिल में भगवान बसते हैं। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह भगवान की तरफ से ही निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। मैंने उन्हें जीवन भर खाना कपड़ा देने का कबूल किया था। खुदा गवाह है,
आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर औरत में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे महीने का खर्च मांगती है अलग से। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उनसे इतना मुनाफा नहीं होता कि महीना का खर्च मैं दे सकूं। इसके अलावा वसीयतनामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र ही नहीं था, तो भूल कर भी मैं भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी थे। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट के समान पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्न पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो वसीयतनामा रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र है वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेंके, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया है। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यह कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह जो प्लेग आदि बीमारियां दुष्कर्मों का ही फल है। अगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी के इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इसी फैसले ने जुम्मन की दोस्ती को जड़ से हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई नहीं देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका में न सह सका। सचमुच वह बालू का जमीन पर ही खड़ा था। अब उन्हें शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के दिल मित्र की कुटिलता पर खत्म करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। तो गाइज, मैं अभी तक चौथे भाग की स्टोरी सुना रही थी। अब और अगले भाग में मैं पांचवा भाग की स्टोरी सुनाऊंगी। तब तक के लिए मैं इस कहानी को विराम देती हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू।